तांजिरो को एक से ज्यादा ब्रीदिंग स्टाइल यूज करते हुए हम सब ने देखा है, लेकिन तुमने कभी सोचा है कि वो ऐसा कर कैसे लेता है? हमने देखा है कि वो ओरोकोडाकी से सीखी हुई वाटर ब्रीदिंग और अपनी फैमिली की हिनोकामी कागरा यानी सन ब्रीदिंग दोनों का सीमलेसली यूज करता है। और डाकी के अगेंस्ट तो उसने स्टेमिना और पावर को बैलेंस करने के लिए इन दोनों को ही कंबाइन कर दिया था। और तो और हंटेंकू को पकड़ते टाइम उसने जेनित्सु की थंडर ब्रीदिंग की स्पीड को भी कॉपी कर लिया था। लेकिन तांजिरो आखिर ऐसा कर कैसे पा रहा है? इसका सीक्रेट छुपा है योरिची और सेनगोकू एरा में। योरिची जो हिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन स्लेयर था, उसने खुद अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ सन ब्रीदिंग का ही यूज किया था। जब उसने ये दूसरे लोगों को सिखाना चाहा तो वो सन ब्रीदिंग का प्रेशर झेल नहीं पाए, इसीलिए योरिची ने उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ के हिसाब से वाटर फ्लेम थंडर जैसे स्टाइल्स बनाए और उन्हें सिखाए। तांजिरो का केस सबसे अलग इसलिए है क्योंकि उसका कॉम्बैट आईक्यू और एडेप्टेबिलिटी एक्सट्रीम लेवल पर है। वो जो भी देखता है उसे तुरंत अपनी फाइट में अप्लाई कर लेता है। क्योंकि उसकी बॉडी सदियों से सन ब्रीदिंग के लिए अडॉप्ट हो रही थी, उसके पास एक ऐसा स्ट्रॉन्ग बेस है कि वो किसी भी ड्राइव टेक्निक के कोर प्रिंसिपल्स को ऑब्जर्व करके मिमिक कर सकता है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो तांजिरो का बेस इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो किसी भी टेक्निक को देखकर अपनी फाइट में ब्लेंड कर सकता है। लेकिन एक बात बताओ, अगर तांजिरो इनोस्के की बीस्ट ब्रीदिंग कॉपी करने की कोशिश करे तो क्या वो ऐसा कर पाएगा? शिनोबू के इस वाले हैंड साइन का आखिर मतलब क्या था? अगर तुम लोगों ने इन्फिनिटी कासल मूवी देखी है तो जब कनाओ रूम के अंदर आती है तो वो देखती है शिनोबू लगभग मरने ही वाली है और तभी शिनोबू एक हैंड साइन देती है। लेकिन ये कोई आखिरी गुड बाय या रोने वाला मूवमेंट नहीं था। उस वक्त शिनोबू की हड्डियां पूरी तरह टूट चुकी थी, लंग्स डैमेज हो चुके थे और डोमा उसे जिंदा एब्जॉर्ब कर रहा था। एक नॉर्मल इंसान उस दर्द में तुरंत बेहोश हो जाता, पर शिनोबू अपनी आखिरी सांस बटोर कर कनाओ को ये सीक्रेट इशारा करती है। इसका असली मतलब एक डेडली वार्निंग था। डोमा की हवा में सांस गलती से भी मत लेना। डोमा का ब्लड डीमन आर्ट इतना खतरनाक है कि उसकी ठंडी आइस में थोड़ी सी भी इनहेल करते ही लंग्स अंदर से फ्रीज होकर फट जाते हैं। अपने सबसे दर्दनाक आखिरी पलों में शिनोबू का पूरा फोकस सिर्फ अपनी छोटी बहन कनाओ को बचाने और उस फाइट को जीतने पर था। ये आखिरी हैंड साइन प्रूफ है कि शिनोबू डीमन स्लेयर कॉर्प्स की सबसे सेल्फलेस और ब्रिलियंट मास्टरमाइंड हशीरा थी। क्या तुमको भी लगता है कि तांजिरो और योरिची आपस में ब्लड रिलेटिव्स हैं? या तो फिर तुम भी योरिची और तांजिरो के पापा को एक ही इंसान तो नहीं समझते? बहुत से लोग तांजिरो के फादर तांजिरो कामाडो और योरिची में कंफ्यूज हो जाते हैं। डरो नहीं, मैं भी हुआ था, क्योंकि दोनों के पास हानाफूडा इयररिंग्स थे और दोनों के माथे पर एक ही जैसा मार्क था। लेकिन सच्चाई ये है कि दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं और कामाडो फैमिली का योरिची के साथ कोई खून का रिश्ता नहीं है। कई बार तो फैंस तांजिरो और सुमियोशी में भी कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि दोनों एग्जैक्टली एक जैसे दिखते हैं। लेकिन असल में योरिची के फ्लैशबैक में जो कैरेक्टर दिखाया गया था वो तांजिरो नहीं बल्कि उसका एंसेस्टर सुमियोशी था। सदियों पहले योरिची ने सुमियोशी और उसकी फैमिली को डीमन से बचाया था। जब योरिची अपनी जिंदगी से निराश था तब सुमियोशी ने उसकी लेगेसी को जिंदा रखने का प्रॉमिस किया। योरिची ने सुमियोशी के सामने अपने सन ब्रीदिंग के 13 फॉर्म्स परफॉर्म किए थे। सुमियोशी ने उन मूव्स को ध्यान से देखा और उन्हें डांस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, जिसे हम हिनोकामी कागरा कहते हैं। साथ ही योरिची ने अपने हानाफूडा इयररिंग्स निशानी के तौर पर सुमियोशी को दे दिए थे। तो तांजिरो और योरिची डायरेक्ट फैमिली नहीं है, बल्कि कामाडो फैमिली एक प्रॉमिस के तहत सदियों से योरिची की सन ब्रीदिंग टेक्निक और उसकी निशानी को जनरेशन आफ्टर जनरेशन आगे बढ़ा रही है। क्या तुमको ये फैक्ट पहले से पता था? कमेंट में बताना। क्या होता अगर तांजिरो और नेजुको को ग्यू के बजाय डोमा ढूंढ लेता? मुझे लगता है ये सिनेरियो सोचने में बहुत ही अमेजिंग है। जैसे कि हमें पता है डोमा ही वो था जिसने डाकी और ग्योतारो को बचाया था और उन्हें डीमन बनाया था। ये दोनों भाई बहन भी काफी हद तक डाकी और ग्योतारो जैसे ही हैं। लेकिन अगर डोमा ने उन्हें ढूंढा होता तो बहुत सारी चीजें अलग होती। सबसे पहले उस दिन तांजिरो एक डीमन बन जाता और शायद उसे कभी वो ट्रेनिंग मिलती ही नहीं जो उसने सीरीज में की थी, जिससे वो स्टार्टिंग में काफी वीक रह जाता। हमें ये भी पता है कि तांजिरो और नेजुको ने ब्लू स्पाइडर लिली कंज्यूम की थी और शायद इसी वजह से वो सनलाइट से इम्यून बन जाता और इसकी वजह से वो शायद मुजान का कर्ज भी तोड़ देता। एपिसोड 1 में हमें पता है कि नेजुको पूरी तरह से मुजान के कंट्रोल में नहीं थी और इस सिनेरियो में तांजिरो के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हो सकता था। कोई भी हशीरा इन भाई बहन को अच्छे डीमंस के रूप में एक्सेप्ट नहीं करता तो उन्हें मुजान के खिलाफ तमायो के साथ टीम अप करके लड़ना पड़ता। और क्योंकि अब वो डीमंस हैं, उन्हें वक्त की चिंता नहीं करनी पड़ती, इसलिए वो डीमंस और मुजान की हिस्ट्री के बारे में इजीली सीख सकते थे। और फिर मुझे लगता है कि तांजिरो मुजान से लड़ता। इस बार वो एक्चुअली एक डीमन है जिसके पास योरिची की पावर्स हैं। वो डीमन किंग और उसकी आर्मी को निगल लेता और किसी भी हशीरा की जान नहीं जाती। मुजान को मारने के बाद सब तांजिरो और नेजुको को एक्सेप्ट कर लेते और वो वापस इंसान बन जाते। ये आदमी एपिसोड 1 में तांजिरो को रेस्क्यू करने चला जाता। सच बताऊं तो डाटा खत्म, खेल खत्म।
खेल खत्म बेटा। गियू नेचर से काम था, इसलिए उसने तांजिरो और नेजुको के बॉन्ड को ऑब्जर्व करने का टाइम लिया। पर सानेमी डीमन से इतनी नफरत करता है कि वो नेजुको को देखते ही बिना एक सेकंड सोचे उसका सर धड़ से अलग कर देता। और तो और वो तांजिरो की एक भी इमोशनल बात नहीं सुनता। और सबसे बड़ा पॉइंट सानेमी का मारेची ब्लड। उसकी ब्लड की स्मेल इतनी इंटॉक्सिकेटिंग होती कि न्यूली ट्रांसफॉर्म नेजुको 100% अपना कंट्रोल खो देती और उस पर अटैक कर देती। ये सानेमी को उसे मारने का एक और सॉलिड रीजन दे देता। अपनी बहन को आंखों के सामने मरता देख तांजिरो या तो वहीं रोते हुए पूरी तरह टूट जाता या फिर गुस्से में सानेमी पर अटैक कर देता और सानेमी उसे नॉकआउट करके वहां से चला जाता। इस एक चेंज की वजह से ओबुयाशिकी को कभी अपना सन ब्रीदिंग यूजर नहीं मिलता और मुजान आसानी से पूरी दुनिया पर राज करता। ये डीमन स्लेयर की सबसे डार्क और शॉर्टेस्ट टाइमलाइन होती। तुमको क्या लगता है, अगर सानेमी नेजुको को छोड़ देता तो क्या होता?